तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को अब हम स्टडी करेंगे कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस में या आपके पास कोई कर्व है और आप इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट पी लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, तो इस पॉइंट पी की पोजीशन मालूम करने के लिए हम ओरिजिन से इस पॉइंट तक एक वेक्टर को हम ड्रॉ करते हैं। तो ये जो वेक्टर है इस पॉइंट की पोजीशन मालूम करता है स्पेस में, तो इसको हम इसका पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो पोजीशन वेक्टर है इसमें क्योंकि जो पॉइंट पी है इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी जो है वो डिपेंड करेंगे किसी वेरिएबल टी के ऊपर जो कि पैरामीटर है। तो टी ज़रूरी नहीं कि ये टाइम हो, ये कोई भी पैरामीटर हो सकता है, ये टाइम भी हो सकता है और इसके अलावा ये कोई और वैल्यू भी हो सकती है, कोई और नंबर भी हो सकता है। तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जी वो एक वेरिएबल टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो x इज ए फंक्शन ऑफ टी है, y इज ए फंक्शन ऑफ टी है। तो फंक्शन के नोटेशन में एफ जी एच ले रहा हूँ क्योंकि जनरली ये जो आपके पास फंक्शंस होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। तो ये आपके पास इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी ये उनकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर आपने इस पॉइंट पी का लिया है, जब टी की वैल्यू चेंज होगी तो इस तरह इस पॉइंट पी की पोजीशन चेंज होगी, इस तरह पॉइंट पी जो इस कर्व के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा और इस तरीके से हमें ये कर्व जो है वो हासिल होगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कर्व इस तरीके से जनरेट होता है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट पी का, ये इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड पर डिपेंड करेगा। तो वेक्टर फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और जब आप एक्स वाई जेड की ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस यहाँ पर रखेंगे तो फिर ये आपके पास पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर टी आ जाएगा जिसकी ये फॉर्म होगी। तो ये आपके पास ये जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है ये आपके पास एक वेक्टर है और ये मैंने वेक्टर लिखा है इन स्पेस। तो इसके अंदर टी जो है आपके पास वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये पोजीशन वेक्टर टी पर डिपेंड कर रहा है। टी आपके पास इनपुट है जो कि एक नंबर है और वो कहाँ से आएगा, वो किसी इंटरवल से बिलोंग करेगा। इंटरवल जैसे आई है तो जो टी है वो एक नंबर होगा जो किसी इंटरवल से बिलोंग करेगा। उसको जब हम इनपुट के तौर पर जब इनपुट के तौर पर जब इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें जो है ये पोजीशन वेक्टर हासिल होगा जो कि एक वेक्टर है। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ टी देयर विल बी ए सर्टेन वैल्यू ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इस कर्व के ऊपर टी की हर वैल्यू के लिए आपके पास एक पॉइंट होगा जिसका पोजीशन वेक्टर होगा और जब आप टी की वैल्यू चेंज करेंगे तो फिर ये पॉइंट पी मूव करेगा, इस तरह पोजीशन वेक्टर की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो ये एक ऐसा आपके पास फंक्शन है कि जिसमें आप टी डालते हैं और आपको एक वेक्टर मिलता है कि ऐसा फंक्शन हुज आउटपुट इज अ वेक्टर, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो ये मेरे पास जो आर बार टी है ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, ये मैंने स्पेस में लिखा है। अगर मैं इसको प्लेन में लिखूंगा तो फिर जेड कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं होगी, जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो प्लेन में आपके पास जस्ट इसकी फार्मूला होगा एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, और ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पोजीशन वेक्टर, जैसे एग्जांपल आपके पास एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, उसको आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ट्रेवर्स करते हैं, ये दिखाया आपको। ठीक है, तो इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है ये आपके पास रेडियस आ रहे हैं। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होंगे, एक्स होगा आर कॉस टी, वाई होगा आर साइन टी। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स दिखाई एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप चाहते हैं सर्किल एक दफा ट्रेवर्स हो तो उसके लिए जो एंगल यहाँ पे जो पैरामीटर टी है वो आपके पास एंगल है। तो यहाँ पे जो एंगल है उसकी वैल्यू शुड बी बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो ये टी के ऊपर हमारे पास जो है कंडीशन होगी कि टी शुड बी फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ठीक है, तो अगर जो एंगल है यहाँ पे जो पैरामीटर है वो एंगल है, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसका साइन नेगेटिव होगा। ठीक है ना, आप जैसे एक और एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास ये फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास पोजिशन मतलब 3 साइन टी आई प्लस 3 कॉस टी है, क्योंकि एक्स और वाई जो है यहाँ पर आपके पास वो 3 साइन टू 3 कॉस टी है और इनके कोफिशिएंट सेम है। तो ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करे जिसका सेंटर ओरिजिन पर रेडियस 3 है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवर्स हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो अब अगर एग्जाम्पल 2 में ये आपके पास पोजीशन वेक्टर जो आपको ये जो वेक्टर वैल्यू फंक्शन आपको दिया हुआ है प्लेन में, ये प्लेन में क्योंकि इसमें वाई जेड कोऑर्डिनेट 0 है, 4 cos t माइनस 4 sin t j, 4 cos t i माइनस 4 sin t j। तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं 4 cos ऑफ माइनस टी आई प्लस 4 sin ऑफ माइनस टी। जो माइनस है ये दरअसल साइन ऑफ माइनस टी की वजह से आया। तो अब इसमें जो टी है आपके पास वो नेगेटिव है, इसका मतलब अब जो एंगल होगा आपके पास वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये भी आपके पास एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर रेडियस टी पर है, बस फर्क क्या, अब इसमें जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स है वो क्लॉकवाइज है।
ठीक है ना, माइनस की वजह से, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल 3 आपके पास, फर्ज करें ये आपके पास है 3 cos t i प्लस 4 sin t j, तो इसमें भी cos और sin की टर्म है लेकिन इनके कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो जब कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं तो ये हमारे पास एलिप्स होता है। तो ये एक ऐसा एलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। अब अगर इसमें अगर आपके पास इसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, तो ये जैसे डायग्राम दिखाई हुई है, इसमें याद रखें मेजर एक्सिस ए होती है और सेमी माइनर एक्सिस बी होती है, और ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। तो अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें याद रखें अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी टर्म है तो हम समझ जाएंगे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, लेकिन अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो अब जो ए होगा वो अलोंग वाई एक्सिस होगा, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। तो अब अगर बड़ी टर्म वाई स्क्वायर के नीचे तो हम समझ जाएंगे मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो अब इसमें अब देख रहे हैं जो x है वो 3 cos t है और y 4 sin t है, y का कोफिशिएंट बड़ा है तो इसका मतलब है a 4 है, b 3, a हमेशा b से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस के अलोंग है। तो इसकी जो इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करेंगे, x की जगह 3 cos t का होल स्क्वायर है और b इसमें 3 है, और y की जगह 4 sin t का होल स्क्वायर और a इसमें 4 है, तो उसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 9 cos स्क्वायर t अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल, 16 sin स्क्वायर टी अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल, तो ये cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी जो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये आपकी ये इक्वेशन है ये जो सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। अगर इसी तरह एग्जाम्पल 4 आपके पास हीलिक्स की एग्जाम्पल है कि ये आपके पास स्पेस के अंदर आपके पास जो ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है 5 cos i प्लस 5 sin 5 cos t i प्लस 5 sin t j प्लस t के। तो अब इसमें देखिए जो खाली जो x और y कोऑर्डिनेट्स है आपके पास, ये एक सर्किल है एक्स वाई प्लेन पर, ये जैसे डायग्राम में दिखा हुआ है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। अगर इसमें z कोऑर्डिनेट नहीं होता तो ये जस्ट एक सर्किल हमें हासिल होता, लेकिन ये जो z कोऑर्डिनेट t है, तो जब t की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो z कोऑर्डिनेट आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू ऊपर की जानिब बढ़ना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से ये जो सर्किल भी आपके पास बन रहा है और साथ साथ इस ये ऊपर भी जा रहा है, तो इस तरीके से आपको ये कर्व मिलेगा जो इस सिलेंडर के ऊपर जो है जनरेट हो रहा है। ये जो कर्व है दैट इज कॉल्ड हेलिक्स। तो इसमें जब z कोऑर्डिनेट इंक्रीज होगा तो जो इंक्रीजिंग वैल्यू बाय द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ t, तो इस तरीके से जो कर्व है ये स्पेस के अंदर जनरेट होगा इस तरह सर्किल बनाता हुआ इस सिलेंडर के ऊपर, तो इसको हम हेलिक्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे डीएनए की जो शेप होती है ह्यूमन डीएनए की शेप वो हेलिक्सिकल होती है आपके पास, एलिक्सिकल होती है। तो कैलकुलस ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस हम पढ़ते हैं आप। तो जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है उनके कैलकुलस का मतलब क्या कि उसके वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की लिमिट आप किस तरह निकालेंगे, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को आप डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे, उसका डेरिवेटिव किस तरह मालूम करेंगे, और जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है आप उसको इंटीग्रेट किस तरह करेंगे। तो ये जो तीन आपके पास प्रोसेस है ना, ये जो है कैलकुलस में शामिल होते हैं, यानी लिमिट किस तरह लें, डिफरेंशिएट किस तरह करें, इंटीग्रेट किस तरह करें। सबसे पहले है जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन उसको उसके हम लिमिट किस तरह लेते हैं। तो जो भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है आपके पास स्पेस में जब आप उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे कि जो पैरामीटर टी है वो टेंड्स टू ए है, तो ये लिमिट इसके हर कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई होगी। तो ये कंपोनेंट वाइज लिमिट हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये जो है इसकी लिमिट कैलकुलेट करने का तरीका है। तो अब लिमिट मालूम किस तरह करते हैं, जो कुछ पीछे आपने पढ़ी होंगी बात उनको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये तीन हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं तो हम इनको अवॉइड करते हैं हमारी कैलकुलेशन में। ये तीन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स यानी 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं होता। तो याद रखें 0 अपॉन 0 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 अपॉन 0 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 0 अपॉन 0 इज नॉट इक्वल टू 1। आप 0 को 0 से कैंसिल करके नहीं कह सकते कि ये 1 है, और ना ही इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 है। 0 अपॉन 2 0 होता है, जो 0 होता है उसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, और अगर 3 अपॉन 0 है, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, लेकिन ये जो 0 अपॉन 0 है ये ना ही 0 और ना इन्फिनिटी है, ठीक है। लिमिट जो इन्फिनिटी हो सकती है क्योंकि वो एक डेफिनेट वैल्यू है। लिमिट अगर इन्फिनिटी है इसका मतलब लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, लेकिन अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल आपके पास ये आपके पास वेक्टर वैल्यू फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ टी, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है। अब अगर हम ये इसको पर लिमिट मालूम करना चाहते हैं कि जब टी टेंड्स टू 0 है तो इसकी लिमिट क्या होगी, तो ये लिमिट कंपोनेंट वाइज हर कंपोनेंट पर अप्लाई कर ले। लिमिट टी टेंड्स टू 0 ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो अब जहाँ जहाँ पर भी लिमिट है आप सब्सटीट्यूट करेंगे, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये टी की जगह 0 रख दिया, इससे कॉस टी में कॉस 0 हो गया, और ई की पावर टी में एक्सपोनेंशियल की पावर टी में टी की जरा 0 रखा,
तो ये 1 + 0 1 आए, ये आ गया, cos 0 1 होता है, ये j हो गया, और e की पावर 0 1 होती है तो ये 3k हो गया। ठीक है, इसका हम ये लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आज यहाँ उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो लिमिट है आपके पास, वो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि फिर उसकी वजह से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो अब हम एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की डिफरेंशिएशन को डिफाइन करते हैं, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं। तो जैसे आपके पास ये स्पेस का इसके ऊपर कोई पॉइंट p है, इसका पोजीशन वेक्टर r है एट टाइम t। तो अब जब पॉइंट p ये मूव करेगा, ऐसा कब होगा, जब पैरामीटर t की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर पैरामीटर t की वैल्यू लेट से चेंज होती है बाय डेल्टा टी, तो इसकी जो न्यू वैल्यू होगी वो टी प्लस डेल्टा टी है। तो इसकी वैल्यू चेंज होने के दौरान ये पॉइंट पी मूव करके पॉइंट क्यू तक पहुंच जाएगा। तो जो पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर होगा वो आफ्टर टाइम, आफ्टर चेंज डेल्टा टी, यानी वो एट टी प्लस डेल्टा टी है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है आर बार, उसके लिए पैरामीटर की वैल्यू टी प्लस डेल्टा टी है। तो ये पी से क्यू तक ये जो वेक्टर है ना, ये पी और क्यू की जो आपके पास आर है उनमें चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज डेल्टा आर बार। ठीक है ना। तो हमारे पास ये मैं जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि पी जो है इसका पोजीशन वेक्टर है एट टी आर बार टी, और आफ्टर टी में जब चेंज होती है डेल्टा टी, तो आफ्टर टी प्लस डेल्टा टी हमें पॉइंट क्यू हासिल होता है। तो इसका पोजीशन वेक्टर है टी प्लस डेल्टा टी है। तो ये पी से क्यू तक जो है इनके पोजीशन वेक्टर में होने वाली चेंज है डेल्टा आर। ठीक है ना। तो डेल्टा आर किसके बराबर होगी, ये इस डायग्राम में आप देखें कि ये दोनों हेड टू टेल रूल से जुड़े हुए हैं। तो Q के पोजीशन वेक्टर में से यानी R बार एट टी प्लस डेल्टा P में से माइनस करते हैं आप P का पोजीशन वेक्टर R बार T, तो ये आपको डेल्टा R जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। तो जब हम डेल्टा R ओवर डेल्टा T कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होती है। और जब हम इसको पर ये लिमिट अप्लाई करते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो इट बिकम्स रेट ऑफ चेंज एट एन इंस्टेंट। तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ आर बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर टी। तो जो डेरिवेटिव ऑफ आर बार विद रिस्पेक्ट टू टी, या इसकी नोटेशन ये भी है कि आर प्राइम टी, तो इसमें जो डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी है जो कि एवरेज रेट ऑफ चेंज है, हम इसके ऊपर ये लिमिट अप्लाई करते हैं कि जब डेल्टा टी वेरी स्मॉल हो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो, तो ये जो आपके पास है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शन आर बार है, तो ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है। तो ये तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं जो डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये जो डेल्टा आर है आपके पास, चेंज इन पोजीशन ऑफ आर, ये किस तरह निकालेंगे, आर बार एट टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर बार टी और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फिर इस पर ये लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो इस तरीके से हमें ये डेरिवेटिव जो है वो हासिल होता है। ठीक है। तो अब जैसे डेरिवेटिव के रूल्स हैं आपके पास, ये रूल्स आप पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं इनको दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। ये कांस्टेंट चेंज नहीं होता, उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, जैसे 7 का डेरिवेटिव जीरो है। अगर x की कोई पावर n है तो आप उसका डेरिवेटिव x के लिहाज से निकालना चाहते हैं तो पावर रूल लगाते हैं, n को मल्टीप्लाई करके x की पावर डिक्रीज कर देते हैं बाई 1। जैसे x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा। अगर कोई कांस्टेंट जो है x की किसी पावर n से मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेते हैं। ये कांस्टेंट मल्टीपल है, ये एज इट इज रहेगा, और x की पावर n के ऊपर आप पावर रूल इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे 4x स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 एज इट इज होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो ये 4 टू ज़ा 8x हो जाएगा। ठीक है। एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x होता है, ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम इनको यूज करेंगे। तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x है, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x है, और cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x है। इसके अलावा डेरिवेटिव निकालने के लिए रूल्स होते हैं कि आपके पास कोई सम है या डिफरेंस है तो उसका डेरिवेटिव हम एडिटिव रूल से निकालते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू डी ए ओवर एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स, यानी सम के ऊपर डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या डिफरेंस के ऊपर डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको एडिटिव रूल कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके अलावा जो आपके पास और कौन सा रूल है, आपके पास जो है प्रोडक्ट रूल है, और आपके पास जो है वो कोशेंट रूल है। तो अब जैसे ये आपके पास जो है ये आपके पास एग्जाम्पल है कि एक आपके पास ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है आपके पास टी की फॉर्म में। अब इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है, और फिर आपने इस प्लेन कर्व को जो कि ये क्योंकि इसमें z कोऑर्डिनेट नहीं है, प्लेन कर्व है, इसको आप रिप्रेजेंट करें, इसका ग्राफ बनाएं, और 1 के ऊपर ये पैरामीटर t की एक वैल्यू आपको गिवन है। आप जो है r की वैल्यू
और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लें। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम सिंपली डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है कि इसको टर्म बाय टर्म हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो t को हमने डिफरेंशिएट किया है तो इसका डेरिवेटिव 1 है, और टी स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t है, कॉन्स्टेंट 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है, इसमें जो आपको जो r दिया हुआ था, इसमें जो x कोऑर्डिनेट था इसका, x वो t था और y कोऑर्डिनेट था टी स्क्वायर प्लस 2। तो अगर हम x की वैल्यू t है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं t की जगह, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हमें y और x के दरमियान रिलेशन मिल जाएगा। जब हम कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें x और y में रिलेशन मिलना चाहिए, y इन टर्म्स ऑफ x आना चाहिए, ताकि फिर हम उसको xy प्लेन पर ड्रॉ कर सके। तो t की जगह x रख दिया, तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। और जब t 1 होगा तो उस वक्त जो हमारे पास r की वैल्यू निकालेंगे 1 के ऊपर, तो इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 1 होगा, t है, और y कोऑर्डिनेट t की जगह 1 रखिए कि 1 स्क्वायर प्लस 2 वो 3 होगा। तो फिर ये जो आपके पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है व्हेन t इज 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1i प्लस 3j। और इसका जो डेरिवेटिव है आपके पास, ये जो आपने निकाला हुआ i प्लस 2tj, तो व्हेन t इज 1, t जब 1 है इसमें रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये फिगर में इसको ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये पैराबोला है आपके पास, और ये इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। और ये जो पॉइंट था व्हेन t इज 1, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, ये पॉइंट दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे ये इसके डेरिवेटिव को हमने ड्रॉ किया है। तो याद रखें डेरिवेटिव जो होता है वो कर्व के ऊपर टेंजेंट होता है, ठीक है। तो अब आ जाए, अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी आप निकाल सकते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव आएगा, अगेन करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव आएगा। जैसे ये आपके पास एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t है, और साइन t का डेरिवेटिव cos t है, और 2t का डेरिवेटिव 2 है। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे r डबल प्राइम, तो माइनस साइन टी का डेरिवेटिव माइनस कॉस टी हो जाएगा। अगेन कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएट कर लें, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी है, टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो ये जस्ट माइनस कॉस टी माइनस साइन टी आ गया। ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह निकालते हैं, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होता है वाई वाई से, तो उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप। और अगर आपने ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, तो ये डिटरमिनेंट के फॉर्मूले से आप जो इसको निकाल सकते हैं। आप हायर डेरिवेटिव्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, और उनके साथ वही वो क्योंकि वेक्टर्स है तो आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट उन पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है आपके पास, इसको हम मैकेनिक्स में यूज करते हैं, यानी किसी बॉडी की हरकत को कंसीडर करने में हम इसको यूज करते हैं। तो अगर पैरामीटर टी आपके पास टाइम हो, तो ये जो आर बार है जो किसी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में किसी पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करता है, तो इसको हम किसी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब टाइम चेंज होगा, बॉडी मूव करेगी, तो वो हरकत कर रही है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो जो वेलोसिटी है आपके पास, वो पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव है। तो वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ आर बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम स्पीड कहते हैं। तो इसको हम किस तरह फॉर्मूले से निकालेंगे, ये आपके पास फॉर्मूला है इसका। तो अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर जो दिया हुआ है आर का पैरामीट्रिक फॉर्म में ये है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कंपोनेंट वाइज हर टर्म को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, खाली v से भी उसको डिनोट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ v बार। तो ये आपके पास क्या, अंडर रूट इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। और फिर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसको एक्सीलरेशन कहते हैं हम। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी का डेरिवेटिव है, खुद वेलोसिटी जो है पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव है। तो जब हम v की जगह डी आर बार ओवर डी टी रखेंगे और उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये डबल डेरिवेटिव होगा। तो जो एक्सीलरेशन है वो पोजीशन वेक्टर का डबल डेरिवेटिव है। तो पोजीशन वेक्टर का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो वेलोसिटी है, और पोजीशन वेक्टर का जो डबल डेरिवेटिव है वो एक्सीलरेशन है, और जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। तो अब जैसे ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये आपको जो एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है स्पेस में किसी कर्व का, जहाँ पे टी टाइम है। तो जब आप इसको वेलोसिटी निकालने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। आप डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे, कंपोनेंट वाइज हर कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करें। और अगर टी 2 सेकंड है तो फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का क्या होगा, तो उसमें टी की जगह 2 पुट करके आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड यानी स्पीड के लिए हम ये अंडर रूट प्लस इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लिया जो कि 4 है, प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लिया 2 cos 2 का स्क्वायर।
और प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर माइनस 2 साइन 2 का स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर 2 और साइन स्क्वायर 2 आ जाएगा आपके पास, इसमें से 4 आपके पास कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 2 1 होता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे थीटा जो आपके पास एंगल वो 2 है, तो उसकी जगह 1 रख दिया, तो ये 16 प्लस 4 ये 20 आ गया, 4 इंटू 5 तो ये 2√5 इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, स्पीड। अब अगर आपने एक्सीलरेशन निकालना है तो उसके लिए आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो वेलोसिटी का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके लिए ये जो वेलोसिटी आपके पास थी एट एनी गिवन टाइम, तो ये 2t का डेरिवेटिव 2 हो गया, 2 cos t का डेरिवेटिव माइनस 2 sin t हो गया, और माइनस 2 sin t का डेरिवेटिव माइनस 2 cos t हो गया, तो ये एक्सीलरेशन एट एनी गिवन टाइम है। अगर कोई पार्टिकुलर टाइम पे एक्सीलरेशन निकालना होगा तो ठीक इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपके पास सेकंड है कि आप किसी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव किसका लेते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशन है आपके पास, अगर टी टाइम है तो ये मैकेनिक्स में उसकी एप्लीकेशन है, हम उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। अब जब कोई वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है उसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे किसी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को, तो आप उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको बारी बारी आप इंटीग्रेट करेंगे, कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेट करेंगे। अगर प्लेन में आपके पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है तो उसके अंदर सिर्फ आई और जे कंपोनेंट होंगे, और अगर आप उसका इनडेफिनेट निकालते हैं इंटीग्रल विदाउट एनी लिमिट्स, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, और अगर लिमिट्स दी हुई होंगी तो ये डेफिनेट इंटीग्रल होगा आपके पास। तो ये सब कैलकुलेशन आपको आती है डेफिनेट इंटीग्रल की, अभी यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। अब अगर आपके पास वेक्टर वैल्यू फंक्शन स्पेस में, तो उस पर फिर एक्स वाई जी तीनों कंपोनेंट है, तो फिर उसको इंटीग्रेट करने के लिए उसके जो तीनों कंपोनेंट्स हैं उनको बारी बारी हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में जो सबसे पहला ही रूल, सिंपल सा रूल हम यूज करते हैं वो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, वो ये है आपके पास कि जब आप एक्स की किसी पावर एन को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स की पावर को आप इंक्रीज कर देते हैं बाय 1 यानी n+1, और फिर डिवाइड कर देते हैं n+1 से, और प्लस अगर इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो साथ ही एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐड करते हैं। तो याद रखें जो इंटीग्रेशन है दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होती है आपके पास वो डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब जैसे एक आपके पास इंटीग्रेट करना, आपने एक वेक्टर वैल्यू फंक्शन या एग्जांपल है, तो फाइंड द इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर। तो ये आपके पास टी आई प्लस 3j है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो कंपोनेंट वाइज हर कंपोनेंट को आप इंटीग्रेट करेंगे। आप टी को इंटीग्रेट करेंगे पावर रूल से तो टी स्क्वायर ओवर 2 आ गया, 3 को इंटीग्रेट करेंगे पावर रूल से तो 3t आ गया, और साथ ही आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना पड़ेगा। जब आप वेक्टर को इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ पे जो आप कांस्टेंट ऐड करते हैं वो एक कांस्टेंट वेक्टर होता है, यानी सी बार होता है। नंबर्स को इंटीग्रेट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कोई नंबर या कोई एक्सप्रेशन होता है सी। तो यहाँ पे क्योंकि हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट ऐड करेंगे वो एक कांस्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने स्टडी किया था उस लेक्चर में, तो यहाँ पे मैं क्लास खत्म करता हूँ, ठीक है।